ये आगे बढ़ाते हैं हम लोग अपने डिस्कशन को। हम लोग लास्ट क्लास स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ऐसा होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ऐसा होता है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ऐसा होता है। अब इन दोनों में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि यहाँ पे अगर आप स्लाइटली मूव करेंगे तो इसमें टेंडेंसी होगा वापस आने का, इसमें टेंडेंसी होगा कि वो भाग जाए, इसमें टेंडेंसी होगा कि वो दूसरे जगह पे जाके फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाए। अकॉर्डिंगली इसको स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसके अलावा हमने बात की थी कि यहां भी du/dx क्या है, 0 है, यहां भी du/dx 0 है और यहां भी du/dx क्या है, 0 है। अरे भाई साहब, जब इक्विलिब्रियम कह रहे हैं तो नेट फोर्स तो 0 होना ही चाहिए और नेट फोर्स तो माइनस du/dx ही होता है, तो नेट फोर्स 0 है तो du/dx भी 0 है। दूसरे तरीके से आप ग्राफिकली सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो du/dx 0, यहां भी स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो du/dx 0 और ये खुद ही लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो वहां भी du/dx 0। लेकिन यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, वो ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से लाइंस ड्रॉ करते हैं, इस तरह से लाइंस टैंजेंट फिर से ड्रॉ किए, अब यहाँ पे आप देखिए तो नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पे देखिए तो 0 स्लोप है और यहाँ पे देखिए तो पॉजिटिव स्लोप है। स्लोप की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। फोर्स जो होगा वो स्लोप का ऑपोजिट साइन रखेगा। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फोर्स होगा नेगेटिव, स्लोप अगर नेगेटिव है तो फोर्स होगा पॉजिटिव। तो यहां भी स्लोप की बात करें, यहां स्लोप देखिए नेगेटिव स्लोप, फिर यहां 0 स्लोप और यहां पे फिर पॉजिटिव स्लोप। फिर से फोर्स की बात करें उल्टा साइन का हो जाएगा, यहां पे 0 फोर्स 0 फोर्स 0 फोर्स, यानी 0 स्लोप 0 स्लोप 0 स्लोप, हर जगह 0 ही है। अब देखिए यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, जो कि हमने मैथमेटिकल टूल्स के अंदर मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ा है। क्या पढ़ा है, कहां पर पढ़ा है, मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ा है। मैक्सिमा मिनिमा के हिसाब से अगर आप सोचें तो क्या यहाँ पे इसका मिनिमा है, यहाँ पे मैक्सिमा है और यहाँ पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। तो मैक्सिमा मिनिमा के सिचुएशन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो, और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब ये मैक्सिमम पूरे पूरे में जरूरी नहीं है, आसपास के पॉइंट्स से ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पर है और यहाँ पे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वाला कंडीशन है। मेनली ये दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल स्टेबल, ये हमने लिख लिया था ना, स्टेबल और अनस्टेबल। लेकिन अगर हमको आइडेंटिफाई करना हो इक्वेशन से, कि इक्वेशन से कैसे पता करेंगे कि स्टेबल कौन सा और अनस्टेबल कौन सा, तो पता कैसे करते हैं उसको भी जरा सा देख लें। कैसे पता करेंगे भाई साहब, तो देखो टैंजेंट का जो स्लोप है, ये इस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में टैंजेंट का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, फिर 0 है, फिर पॉजिटिव है। तो इसका बेसिकली बढ़ता हुआ स्लोप है, क्या है, बढ़ता हुआ स्लोप, इट इज बढ़ता हुआ स्लोप। और अगर इसमें देखें तो स्लोप जो है बढ़ता है कि घट रहा है, कुछ गड़बड़ के लिए ना, हाँ यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप नेगेटिव, ठीक है सॉरी, ये स्लोप पॉजिटिव है और ये स्लोप नेगेटिव है, और यहाँ पे हमने सही लिखा ना, नेगेटिव 0 पॉजिटिव, लगातार बढ़ता हुआ स्लोप। और इसमें अगर देखा जाए तो लगातार घटता हुआ स्लोप, लगातार घटता हुआ स्लोप। तो अगर कोई लगातार घटता हुआ स्लोप है और कोई लगातार बढ़ता हुआ स्लोप है, तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज, क्या चीज, स्लोप का रेट ऑफ चेंज वो इस केस में पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है। कोई चीज बढ़ता है तो उसका रेट ऑफ चेंज
पॉजिटिव होता है, कोई चीज घटे उसका स्लो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है। तो क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ स्लोप है, सो रेट ऑफ चेंज इसका पॉजिटिव है, मतलब d by dx रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, एंड स्लोप इटसेल्फ इज du by dx, d by dx ऑफ du by dx, ये du by dx स्लोप है, स्लोप का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, इसको लिखते हैं डबल डिफरेंशिएशन। तो d2u अपॉन dx x square is positive for this case। इसमें लगातार घटता हुआ स्लोप है, तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव। यहां पे वही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज पॉजिटिव, व्हाई? बिकॉज स्लोप इज इंक्रीजिंग, यहां स्लोप इज डिक्रीजिंग, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव, मतलब dy by dx of du by dx is negative in this case, d by dx of du by dx is negative, मतलब d2u upon dx square is less than 0, d2u upon dx square is less than 0, यहां पे d2u by dx square is greater than 0, यही मैक्सिमम मिनिमा अगर आपने पढ़ा होगा तो यही कंडीशन आता है मैक्सिमम मिनिमा, और यहां पे d2u by dx square is also 0, why? भाई साहब d2u by dx square स्लोप में चेंज ही नहीं हो रहा, स्लोप पहले भी जीरो, स्लोप बाद में भी जीरो, स्लोप मतलब बीच में भी जीरो, स्लोप बाद में भी जीरो, तो लगातार जब कांस्टेंट हो कोई वैल्यू तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज भी क्या होगा? जीरो। स्लोप तो खुद जीरो है ही, स्लोप का रेट ऑफ चेंज भी जीरो होगा। तो अगर d2u by dx square अगर नेगेटिव आ जाए तो हम लोग उससे पता कर सकते हैं कि वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ना। स्लोप का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। स्लोप का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। स्लोप का रेट ऑफ चेंज जीरो है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे पता कर सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। केवल आप du by dx के साइन को देख के बता सकते हैं, du by dx के साइन को देख के बता सकते हैं कि वेदर इट विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। तो अगर du by dx पहले नेगेटिव है, जहां पे जिस पॉइंट पे हमको पता चला है कि यहां इक्विलिब्रियम है, यहां पे du by dx क्या है? जीरो। जीरो से जस्ट पहले वाले पॉइंट पे अगर du by dx नेगेटिव हो और du से जीरो जहां पे है, du by dx जहां पे जीरो है उसके जस्ट आगे वाले पॉइंट पे अगर वो पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव और जीरो, समझ रहे हो? नेगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव, इस तरह से बढ़ रहा हो तो इट इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब जहां पे du by dx जीरो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके अलावा दूसरा कंडीशन हो सकता है, दूसरे जगह भी du by dx क्या है? जीरो है, लेकिन उस पॉइंट से पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव, पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, बीच में जीरो, तो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इतना क्लियर है? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केसेस को देखा और उसको समझने का प्रयास किया, कैसे उसको बनाते हैं। चलिए इस पे कुछ प्रश्नों को बना लिया जाए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है
Potential or energy of a system is given by 8x minus x square. Find position of equilibrium, position or S of equilibrium, and also categorize them as stable, unstable और neutral. सन के रूप में कैटेगराइज कर देना, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल. तो पहले तो पता करना भाई इक्विलिब्रियम कहां है. इक्विलिब्रियम जहां होता है, कहीं भी कैसा भी इक्विलिब्रियम हो, du by dx भाई साहब जीरो होता है. और अगर du by dx जीरो है तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए. 8 minus 2x is 0. Yes or? So basically x is equals to 4. अरे वाह, एक ही लोकेशन आया, एक ही जगह है जहां पे इक्विलिब्रियम है. लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम है इसका अंदाजा भी हम लोगों को नहीं है. स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, कोई जानकारी नहीं. तो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं. अब हम लोग क्या करते हैं, du by dx करके जो आया था उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो. तो du by dx को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2u by dx स्क्वायर आएगा. और du by dx करके आया ये, इसको डिफरेंशिएट किया -2 आ गया. -2 आया है भाई. नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है. नेगेटिव पे स्टेबल होता है कि अनस्टेबल? d2u by dx स्क्वायर अगर नेगेटिव हो तो स्टेबल होता है कि अनस्टेबल? अरे स्टेबल होता है कि अनस्टेबल? बोलो भाई साहब. स्टेबल, अनस्टेबल? अनस्टेबल. अनस्टेबल होता है भाई साहब. ये जो चीज है नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है. मैक्सिमा का कंडीशन है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया. बस इतना ही तो करना था भाई. लेकिन ये ना क्वाड्रेटिक में दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग इतना आसानी से निकाल पाए. मान लीजिए इसकी जगह क्या रहता, क्यूबिक रहता, तो आपका लोकेशन एक नहीं आता, 2 आता. करके देखिए. मान लीजिए u का वैल्यू आपको दिया हुआ है 12x स्क्वायर माइनस x क्यूब. ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. तो अब क्या होगा, फिर से सेम रिपीट करना भाई. मतलब फर्स्ट यू हैव टू फाइंड कि व्हाट आर द डिफरेंट लोकेशंस फॉर इक्विलिब्रियम. अलग अलग लोकेशंस क्या है इक्विलिब्रियम के लिए. और दूसरा आपको यह भी पता करना है कि उसके लिए पोजीशन, मतलब उसको कैटेगराइज करना है स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल. तो सबसे पहले क्या काम करें, du by dx 0 है कि नहीं. तो du by dx अगर 0 करेंगे तो du by dx निकालना होगा पहले. तो 12 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x यानी 24x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है कि नहीं. तो एक तो आप देखिए 3 कॉमन आ गया और x भी कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया. तो बच जाएगा 8 माइनस x इक्वल्स टू 0. सो व्हाट आर द डिफरेंट लोकेशंस. एक आ गया x इक्वल्स टू 0, दूसरा आ गया x इक्वल्स टू 8. ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे इक्विलिब्रियम है, लेकिन कहां स्टेबल कहां अनस्टेबल ये अभी पता नहीं है. पता करते हैं, है ना. जो पता नहीं हो उसको पता करना चाहिए. तो x equals to 0 और x equals to 8, these are two locations of equilibrium. अब क्या करते हैं, d2u by dx स्क्वायर निकाल लो. d2u by dx स्क्वायर ये क्या होगा, d2u by dx स्क्वायर will be 24 minus 6x. So this will be 24 minus 6x. होगा कि नहीं भाई. 24x है तो 24 minus 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x. अब ये आ गया d2u by dx स्क्वायर. अब ये तो डायरेक्टली दिख नहीं रहा है यार कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव. दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा. पॉजिटिव नेगेटिव तो डायरेक्टली नहीं दिख रहा है. क्यों नहीं दिख रहा पता है, इस बार x के 2 वैल्यूज हैं तो दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है. एक के लिए पॉजिटिव, एक के लिए. तो उसको पता करने के लिए ना आपको d2u by dx स्क्वायर में वो वैल्यू पुट करना होगा. x इक्वल्स टू 0 पे जानना चाह रहे हैं आप
कि d2u/dx² आप x = 8 पे जानना चाह रहे हैं, ये पता करिए ना पहले। तो x = 0 पे अगर आप जानना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 24 - 6 × 0 यानी 24। और अगर 8 पे आप जानना चाह रहे हैं तो वो क्या होगा, 24 - 6 × 8, तो वो आ गया -24। वाह क्या कमाल है, एक आया 24, एक आया -24, यानी कि इसमें आया पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम भाई साहब, स्टेबल। और मतलब x = 0 इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। x = 8 पे नेगेटिव आया है, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मतलब दिस विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हो गया, जल्दी से कॉपी करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। u = x⁴ 4 - 5x², 15x², ये। और हमसे इसके एनालिसिस के बारे में कहा, इसके मोशन का एनालिसिस करना है, इसका पोटेंशियल एनर्जी इतना, कहां पे मैक्सिमा, कहां पे मिनिमा, सब कुछ पता करना है। सबसे पहला काम ये तो है भाई साहब, चलो मान लिया कि ये है। अब हम लोग को सबसे पहला काम करना है du/dx निकालना। ये हो जाएगा 4x³ माइनस, ये गलत कर दिया, इसको 16 कर लो, अब वो दिख जाएगा कि वो 4 को कॉमन लेने के लिए ऐसा किया। तो 4x³ माइनस 16 यानी 32x, ये हो जाएगा, है ना। तो देखना भाई यहां से क्या क्या चीजें निकल के आ जाएंगी, इसको 0 कर देना है। एक तो x = 0 आ जाएगा, 4x ही कॉमन आ गया, x² माइनस 8 = 0, 8 आ। तो एक तो वैल्यू आ गया x = 0 और दूसरा आ गया x² = 8। यहां से क्या आ जाएगा, x² माइनस 8 = 0, इसको लिख सकते हैं x² माइनस 2√2 का स्क्वायर = 0। a² माइनस b², तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2√2 प्लस x प्लस 2√2 = 0। दिस इंप्लाइज x = 2√2 एंड x = माइनस 2√2। ये तीन वैल्यूज आ गए, तीन लोकेशंस आ गए जहां पे स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल कोई कैसा भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, हमें मालूम नहीं है कैसा है। अब एक बार जब ये हो गया, अब क्या कर सकते हैं, d2u/dx² निकाल लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, कितना हो जाएगा, 12x² माइनस 32, ये होगा 12x² माइनस 32। अगर ये चीज निकाला जाए एट x = 0, so it will be minus 32, yes or no? मतलब नेगेटिव हुआ। अगर नेगेटिव है इसका मतलब होगा कि वहां पे मैक्सिमा आएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो x = 0 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एट x = 2√2, 2√2 पे क्या होगा, पुट कर देते हैं। अब 2√2 पे निकालिए,
चाहे -2√2 पे निकालिए, एक ही बात होगी। बताइए क्यों? क्योंकि स्क्वायर कर देना है ना भाई। तो 12 इंटू 2√2 का स्क्वायर यानी 8 - 32, इट विल बी 96 - 32। ऑब्वियसली कुछ भी आए पॉजिटिव होगा, और इसका भी पॉजिटिव आए, है ना। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, अब मन है तो निकालिए, पर पॉजिटिव आए, उतना ही से मतलब है हमको। मतलब इन दोनों जगहों पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ग्राफ कैसा होगा? चलिए, तो इस ग्राफ को समझिए, इस ग्राफ के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे अगर x इक्वल्स टू 0 पे देखा जाए, हम कैसा ग्राफ बनाना चाह रहे हैं? u वर्सेस x का ग्राफ। तो x इक्वल्स टू 0 आप पुट करिएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगा। मतलब ये कोऑर्डिनेट तो उसमें शामिल है। अच्छा, u कहां कहां 0 है वो बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं क्या u कहां कहां 0? चलिए इसको 0 पुट करके देखते हैं। u इक्वल्स टू 0 अगर पुट करें, x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 16 आएगा इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 पर 0 है, और x इक्वल्स टू -4 पे 0 है, x इक्वल्स टू +4 पे 0। ये हो गया हमारा -4, और ये हो गया हमारा +4। अच्छा, यहां पे मैक्सिमा है, देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो ऐसा शेप लेगा ग्राफ, ग्राफ का शेप जो होगा ऐसा होगा, और -2√2 कहीं ना कहीं बीच में आएगा, +2√2 भी कहीं ना कहीं बीच में आएगा, और यहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी का, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऐसा कुछ ग्राफ हो, ऐसा, ये ठीक है। ये शेप है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ है। 2√2 -2√2 और 0, ये तीन मैक्सिमा मिनिमा के लोकेशंस हैं, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लोकेशंस हैं। ये हो गया। अब देखिए यहां पे क्लियरली हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। हमने पता तो कर लिया कि कहां स्टेबल इक्विलिब्रियम, कहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया। इससे रिलेटेड जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्या है उसको समझिए। बिल्कुल वही ग्राफ दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं, -4 से, ये मिनिमा हो गया -2√2 पे, 0 पे मैक्सिमम, ये हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, ये है पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, ये 0 पोटेंशियल एनर्जी का है। अगर मान लीजिए किसी बॉडी के पास कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी हो या पॉजिटिव टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का ये ग्राफ है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, इसलिए उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। और मान लीजिए हमने यहां पे उसको रिलीज कर दिया, मतलब इतना पोटेंशियल एनर्जी दे दिया, अभी उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? 0। क्यों? अभी उसका पोटेंशियल एनर्जी और उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल है। तो अगर उसके पास 10 जूल है एनर्जी,
तो वो 10 जूल जो होगा वो कहां पे होगा, पोटेंशियल के पास होगा खाली, है ना। उस ऐसा इमेजिन करिए कि उसके पास दो ग्लास है, दो ग्लास, एक काइनेटिक एनर्जी का ग्लास है और एक पोटेंशियल एनर्जी का ग्लास है। तो अभी उसका पूरा पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्लास हमने भर के दिया 10 जूल, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब इन दोनों का सम वो पूछा जाए वो भी 10। अब जैसे कि यहां से वो भागेगा नीचे, वो भागेगा ही इधर, तो अगर वो इधर से भागेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घटता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। अब मिनिमम कितना पोटेंशियल एनर्जी है वो निकाल सकते हैं क्या, जो भी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा वो तो निकाल लोगे, नेचर वाइज हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां भी जब आएगा उस समय सारा एनर्जी उसका काइनेटिक के टर्म्स में, पोटेंशियल एनर्जी भी है लेकिन नेगेटिव, यहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसका, उसके बाद इधर से भागेगा, इसको भी पार कर जाएगा, इस पॉइंट को पार कर जाएगा और पार करके यहां जाएगा, यहां पे फिर से लगभग उतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा जितना यहां पे था, और इसको भी पार करके वो यहां तक जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जितना उसको शुरू में पोटेंशियल एनर्जी दिए थे उससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसके पास हो ही नहीं सकता है, तो उसका मोशन ऐसे होता है। समझ रहे हो, ऐसे ही होता रहेगा मोशन। अब सोचना ध्यान से, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मान लो हमने इतना पोटेंशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी दिया, यहां पे लाके रिलीज कर दिया, अब क्या होगा, यहां से जाएगा, यहां पे आएगा और यहीं तक पहुंच पाएगा, इससे ऊपर वो चढ़ ही नहीं पाएगा, तो ऑसिलेशन होता रह जाएगा इसी के बहुत इतना ही, इससे बाहर वो नहीं जा पाएगा। तो उसका मोशन कैसा होता है, वो केवल पार्टिकल के पाथ पे या पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी पे नहीं डिपेंड करता है, वो उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है उस पे डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए उसका मोशन अलग अलग तरीके का हो सकता है। एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कि एक ऐसा पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ऐसा, तो आप सोचिए इतना टोटल मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो इसके बीच, इसके अबाउट वो ऑसिलेट करेगा, इतना मैकेनिकल एनर्जी दे देंगे तो यहां से देंगे तो यहां से ऐसे जाएगा, यहां से पार होते हुए यहां तक पहुंचेगा और फिर ऐसे करेगा, 2 पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन होगा। और अगर हमने गलती से इतना पोटेंशियल एनर्जी दे दिया, यहां पे रिलीज करेंगे, वो वापस कभी आएगा ही नहीं, वापस ही नहीं आएगा, भागता चला जाएगा, क्यों, स्ट्रेट लाइन हो गया उसके बाद। समझ रहे हैं, तो मोशन कैसा होगा वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमने शुरुआत में कितना एनर्जी उस पार्टिकल को दिया है। तो ये हो गया एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। आ गया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझें, और जो अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो किस चीज से रिलेटेड है उसको समझिए। हम लोगों ने पढ़ा है कि dW इक्वल्स टू, या dW ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ du, और वहीं से हमने एक चीज निकाली और उसके बारे में अभी तक पढ़ रहे थे। क्या चीज निकाली कि जो FC dx होगा वो माइनस du होगा, और हमने यहां से FC कंजर्वेटिव फोर्स का वैल्यू निकाल दिया माइनस du अपॉन dx। और यही चीज हमने कह दिया कि भाई साहब अगर हमारे पास u वर्सेस x का ग्राफ होगा तो उसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा उसके आगे नेगेटिव लगा दो, स्लोप के आगे क्या लगा दो, नेगेटिव लगा दो, तो वो हमको फोर्स दे देगा। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ की मदद से हम लोग यहां पे फोर्स निकाल रहे हैं। ये काम हमने किया और बहुत डिटेल में किया, ये तो मैं आपको समरी बता रहा हूं, लेकिन एक छोटा काम इधर भी करना है, वो ये करना है कि du को हम लोग माइनस FC dx भी तो लिख सकते हैं, और ऐसा लिख सकते हैं तो देखिए टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं माइनस ऑफ इंटीग्रेशन FC dx, कहां से कहां तक, x1 से x2 तक।
एंड वंस वी नो दिस, अब देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास गलती से भी FC वर्सेस X का ग्राफ हो गया तो एरिया अंडर ग्राफ क्या हो जाएगा बता दो। एरिया अंडर ग्राफ क्या दे देगा, इंटीग्रेशन ऑफ FC dx फ्रॉम x1 टू x2। ये तो वर्क डन होता ही है, लेकिन माइनस इसके आगे लगाओ, ये FC dx ये एरिया है ना, तो ये माइनस डेल्टा यू दे रहा है कि नहीं दे रहा। इसका एरिया को निकाल लो, ये एरिया निकाल लो और आगे माइनस लगा दो, तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दे देगा। सो डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ एरिया अंडर FC x ग्राफ। ये डेल्टा यू का वैल्यू है, सॉरी यू का डेल्टा। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको ध्यान रखना है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए इस पर हम लोग एक प्रश्न बना के देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं कि हम लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। क्वेश्चन ये है कि सपोज किसी बॉडी के पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल है और इसके बाद एक कंजर्वेटिव फोर्स ने इस पे एक्ट करना शुरू किया, FC ने एक्ट करना शुरू किया। सपोज ये FC 20 न्यूटन 2 मीटर के डिस्टेंस तक एक्ट करता है, मतलब x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2 मीटर तक एक्ट करता है, और उसके बाद नेक्स्ट 2 मीटर में यानी 4 मीटर आते आते वो डिक्रीज होकर 0 हो जाता है। तो हम लोग को बताना है कि यहां पे आते आते अब पोटेंशियल एनर्जी कितना रह गया बॉडी का, ये कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है। तो बहुत आसान है। अब देखिए वो आप करिए नहीं करिए, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या इस कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकाला जा सकता है? वर्क डन ऑफ दिस कंजर्वेटिव फोर्स इज सिंपल, ट्रेपीजियम है भाई साहब, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 2 मीटर और ये 4 मीटर, तो 2 + 4 6 इनटू हाइट, हाइट इज 20 न्यूटन, तो 2 से ये 10 हो गया, 6 यानी 60 जूल, 60 जूल। ये है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एक बार जब आ गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, डेल्टा यू निकाल सकते हैं। डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू क्या है, U2 या UF माइनस UI 50 मालूम है, इज इक्वल्स टू -60। तो UF क्या हो गया भाई साहब, -60 + 50, -60 + 50 तो -10 जूल। ये होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। बस इतना ही आसान काम, जल्दी से इसको कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया जाए, इस तरह से हमने पोटेंशियल एनर्जी फोर्स निकालने की सारी चीजें देख ली। अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। जनरल जो चीजें थी वो हो गई, अब शुरुआत हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको मिटा देंगे, हो गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उससे शुरुआत करेंगे और एक एक चीज देखेंगे। देखिए भाई साहब, मान लीजिए कि ये अर्थ लेवल है, क्या है, अर्थ का लेवल, ये रेफरेंस पॉइंट आप मान सकते हैं, ये वो पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी आप क्या ले रहे हैं, 0। अब इससे एक लेवल ऊपर और 2 लेवल ऊपर, ये 2 ऐसा लेवल हमने मान लिया, एट हाइट h1 एंड एट हाइट h2। एक ब्लॉक उठाए और किसी भी रास्ते घुमाते हुए उसको यहां तक पहुंचा, तो इसके दौरान जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा, क्या वो हम निकाल सकते हैं? क्या वो पाथ पे डिपेंड करेगा? नहीं। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का, यस और नो। फोर्स किधर लग रहा है? नीचे।
फोर्स से नीचे डिस्प्लेसमेंट और ऊपर वर्क डन निकाल सकते हैं क्या भाई साहब? बिल्कुल निकाल सकते हो। वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180 माइनस 1। ये mg इंटू माइनस या माइनस mg इंटू h2 माइनस h1 ये लिखा जा सकता है वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखिए माइनस mg h2 माइनस h1 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज h2 माइनस h1। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी को लिख सकते हैं इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू? यस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस डेल्टा यू। इसको अगर यहां पुट कर देते तो माइनस डेल्टा यू कम्स आउट टू बी माइनस mg h2 माइनस h1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड दिस गिव्स डेल्टा u इक्वल्स टू mg h2 माइनस h1। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमको केवल इतना नहीं पहुंचना है, हम लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन ये तक पहुंचना है। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, u इक्वल्स टू माइनस जी m1 m2 बाई आर, ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, बट ये फॉर्मूला हम लोग ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में पढ़ते हैं, ये यहां पे नहीं पढ़ते। क्या अंतर है? इसमें g को कांस्टेंट अज्यूम किया गया है, स्मॉल g को। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है विद हाइट, विद डेप्थ एंड सो मेनी फैक्टर्स। तो हम लोग अगर बहुत छोटे हाइट की बात करें, बहुत छोटे हाइट तक ही जाएं, तो हम स्मॉल g को कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं और उसी अजम्पशन पे बेस्ड है ना। अगर वेरिएबल लेंगे तो ये वाला चीज आ जाएगा जो कि इस चैप्टर का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखिए डेल्टा यू निकल गया, अब यहां से यू तक पहुंचना, पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंचना। हम लोग क्या करते हैं, इस H1 को जीरो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ये लेवल यहां ले लो, क्या दिक्कत है? तो H1 को अगर जीरो कर लें और H2 को अब नया नाम नहीं देके H दे दें, क्योंकि दो था तब ना H1 और H2, अब एक ही है, एक तो जीरो हो गया, तो H2 को H लिख लें। तो भाई साहब बताओ H1 हाइट में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? U1 जीरो हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये लेवल यहां आ गया, तो ये जीरो हो गया। और U2 क्या हो जाएगा? U2 खाली U हो जाएगा। तो बेसिकली इट इज U2 माइनस U1, यानी U माइनस जीरो। इट इज U इक्वल्स टू M G H2 माइनस H1 को H लिख, तो U इक्वल्स टू M G H, U इक्वल्स टू M G H। ये आपने सुना, यही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली अगर हम इसको रेफरेंस लेवल U इक्वल्स टू जीरो मान रहे हैं, उससे H हाइट ऊपर एक बॉडी को रख दें, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा, और उससे H हाइट नीचे आ जाए तो उसका पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ेंगे और साथ ही साथ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हम लोग देखने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, GPE, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो हम लोग प्रूफ कर ही चुके हैं, लेकिन इसका प्रूविंग का रिजल्ट हम लोग देखेंगे फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए क्या करते हैं, एक बॉडी को ऊपर से किसी हाइट से रिलीज करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट A है मान लीजिए, उसके बाद वो H हाइट से हमने मान लीजिए रिलीज किया। अभी वो
नीचे आके x नीचे आ जाता है, मान लीजिए y नीचे कर लेते हैं ना, y एक्सिस में देख रहे हैं तो y नीचे कर लीजिए। अभी उसका हाइट h माइनस वाई, और फाइनली वो बॉडी c पोजीशन पे आ जाता है, ये b है और ये c पोजीशन पे आता है, यानी ग्राउंड लेवल पे आ जाता है, तो उसका हाइट 0 है। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी कितना है एट ए, है ना, तीनों के लिए हम पोटेंशियल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे, यानी पहले टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे तीनों के लिए और देखेंगे कि तीनों के इसमें इक्वल है या नहीं। तो एट ए काइनेटिक एनर्जी कितना है 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी E कितना हो जाएगा mgh। ये हमने पॉइंट ए के लिए देख लिया। पॉइंट बी के लिए देखते हैं, एट बी, यही मेन पॉइंट है। काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा, बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा, वाई नीचे आया है तो कुछ तो होगा, ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए यहां का वी स्क्वायर कैसे निकाला जाए, तो यहां का वी स्क्वायर निकालने के लिए वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वहां से ड्रॉप किया ना, वी स्क्वायर 2 इंटू माइनस जी इंटू एच, आप माइनस एच लिख लीजिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे है, वाई माइनस वाई, सॉरी माइनस वाई, तो वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2g तो बताइए इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, के बी कितना हो गया, हाफ एम इंटू 2g, 2 से 2 कैंसिल हो गया, के का वैल्यू आ गया mg। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस, पोटेंशियल एनर्जी यू कितना हो गया mg इंटू कितना हाइट पे है h माइनस वाई, तो h माइनस वाई हो गया, तो k आ गया, यू आ गया, क्या हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं E फॉर पॉइंट बी के लिए E निकालेंगे, कितना आएगा, दोनों को आप जोड़ दीजिए, देखिए mgy और माइनस mgy कैंसिल हो जाएगा और आपके पास mgh यही बच जाएगा। फाइनली एट C निकाल के देखते हैं, एट C लोकेशन C पे अगर निकालें तो केवल काइनेटिक एनर्जी है, और वो भी हाफ एम वी स्क्वायर, इसके लिए V निकाल के देखते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच, सो वी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर वी स्क्वायर का वैल्यू 2gh, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, जब आप ये पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा mgh। पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए कितना होगा 0, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, E क्या है, E है mgh। तो हम लोग देख रहे हैं कि तीनों ही केसेस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh है। अब अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इधर हम एनर्जी लिखेंगे और इधर x लिखेंगे, या इधर y लिख लेते हैं। तो शुरुआत में ये यहां पे हाइट लिखते हैं, हाइट h, शुरुआत में हाइट h है कि नहीं, पूरा फुल हाइट है, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम शुरुआत में हाइट 0 है, क्या ऐसे मानते हैं इसको, इस डिस्टेंस को x मानते हैं, x, तो एनर्जी वर्सेस x का ग्राफ, शुरुआत में पूरा एनर्जी किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है कि नहीं,
और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, और टोटल एनर्जी कांस्टेंट। ऐसा ग्राफ, इसका मतलब एक ऐसा लोकेशन जरूर है जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। इन दोनों को आप इक्वेट करिएगा तो आपको वो y का वैल्यू निकल जाएगा और वो आएगा h/2। तो एग्जैक्टली बीच में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यूज क्या होगा, इक्वल होगा। यहां पे ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी, और ये है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। कॉपी कर लीजिए इसको। इसमें एक चीज का हमको ध्यान रखना है कि अगर हम टाइम के साथ भी ग्राफ बनाएंगे तो सिमिलर ग्राफ बनेगा। टाइम के साथ कैसे वो बन रहा है समझिए। शुरुआत में t इक्वल टू 0 पे पूरा पोटेंशियल एनर्जी था, और टाइम के साथ धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। इस तरह से कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो टाइम के साथ भी ऐसे ही ग्राफ बनेगा। और अगर हम लोग ग्राफ बनाएं हाइट के साथ तो स्लाइट चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा उसको समझिए, समझिएगा ध्यान से कि अगर हम लोग ये कहें इधर हम लोग एनर्जी ले रहे हैं और इधर हम लोग हाइट ले रहे हैं, तो हाइट मैक्सिमम h है, ये सर। जब मैक्सिमम हाइट पे है ऑब्जेक्ट तो उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी 0 है। जैसे जैसे हाइट रिड्यूस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जा रहा है कि नहीं। जब हाइट मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी 0 है, और जैसे जैसे हाइट डिक्रीज कर रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। उसी तरह से जब हाइट मैक्सिमम है उस समय पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जैसे जैसे हाइट डिक्रीज कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। लेकिन इस इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। यह ध्यान रखना है। तो ऐसा ग्राफ भी हो सकता है और ऐसा ग्राफ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि किसके साथ ग्राफ बनाए, एनर्जी वर्सेस टाइम बनाया गया है या एनर्जी वर्सेस हाइट बनाया गया है। उसके अलावा एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ इस बात में भी डिपेंड करेगा कि बॉल ऊपर से ड्रॉप किए हैं कि नीचे से फेंके। अगर नीचे से फेंकेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा टाइम के साथ और काइनेटिक एनर्जी घटेगा टाइम के साथ। तो इन सब चीज का ध्यान रखते हुए ग्राफ बनाएंगे। लेकिन ग्राफ जब भी होगा इसी तरह के क्रॉस साइज का डमरू बनेगा। डमरू देख रहे हो, डमरू है ना, उठा के डमरू बना, बात खत्म। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए।